हेलो बच्चों, आज हम जल और जंगल के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जल और जंगल। ये क्लास 7th का साइंस है। क्लास 7th का कौन सा है? क्लास 7th का साइंस है। क्लास 7th का किया बाबू रे साइंस है। और चैप्टर 1 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 का नाम है जल और जंगल। क्या नाम है? जल और जंगल। इसको इंग्लिश में कहते हैं वाटर एंड फॉरेस्ट। क्या कहते हैं? वाटर एंड फॉरेस्ट। आज के जीवन में जल अति महत्वपूर्ण है। जल के बिना जीवन संभव नहीं। जल और जंगल दोनों के बिना जीवन संभव नहीं है। हम जल और जंगल के बिना तो कह सकते हैं कि एक दिन भी जीवित नहीं रह सकते हैं। आज हम जानेंगे जल के बारे में, सबसे पहले जानेंगे, और उसके बाद जंगल के बारे में जानेंगे। उसके बारे में क्या जानेंगे? जंगल के बारे में जानेंगे। देखिए, जल दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। जल का स्तर भूमि स्तर से धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है। इसीलिए हम लोग प्रति वर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते बाबू रे? जल दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। समझे ना? अब देखिए क्या होता है ना कि सभी जगह जल पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता है। कुछ जगह जल है, कुछ जगह जल है, कुछ जगह तो ये देखिए बंजर भूमि है, यहाँ तो जल है ही नहीं। जल के लिए लोगों को बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारा मजबूरियाँ उठानी पड़ती है। और देखिए जल अभी देखिएगा, जल पीने योग्य जल की मात्रा 0.6% ही है। 0 कितना है? 6% ही है जल पीने योग्य जल की मात्रा। 97% ऐसे जल हैं जो समुद्र का जल खारा जल है। क्या है? खारा जल। अब देखिए 97% खारा जल हो गया। उसमें मृदु जल की मात्रा कितनी है? मृदु जल की मात्रा 3% है। कितने परसेंट है? 3% मृदु जल है। और यह भी 2 भागों में बटा है। यह भी कितने भागों में बटा है? 2 भागों में। एगो मात्रा 0.6% और एगो मात्रा 2.4% जल। अब देखिए ये तो भी पी नहीं पाएंगे। ये तो पर्वत पे पाया जाता है, ग्लेशियर पे पाया जाता है। समझे ना? ये तो पी नहीं पाएंगे। और 0.6% जो जल है ना, ये जल क्या होता है कि ये जल हमें भूमिगत मिल जाते हैं, झीलों में मिल जाते हैं, तालाबों में मिल जाते हैं, पोखरों में मिल जाते हैं, आसपास लोकल में मिल जाते हैं, जो पीने योग्य होता है। लेकिन आज तो नदी, तालाब, पोखर के जल इतने गंदे हो चुके हैं कि वो हम पी भी नहीं सकते हैं। अब आगे देखिए, ये एक तालिका है, इसमें समझाया गया है कि अगर हम एक बाल्टी में 20 लीटर जल ले, कितना ले बाबू रे? 20 लीटर जल ले, तो उसमें 500 ग्राम यानी आधा लीटर, 500 ग्राम यानी कि ही आधा लीटर जल पीने योग्य होगा। आधा लीटर पानी क्या होगा? पीने योग्य होगा। समझे ना? और वो पीने योग्य होगा, उसमें से भी देखिए, उसमें से भी 150 ml ऐसा होता है जिसे हम पी पाते हैं, बाकी हम फेंक देते हैं, बाकी हम क्या करते हैं? बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। समझे ना? पीने योग्य जल की मात्रा बहुत ही कम है, बहुत ही की है कम है। इसीलिए अतः हम आपसे कहेंगे मृदु जल की भाग है। पूरे अंत में देखिए 1/4 चम्मच से जल निकालिए। यह विश्व की सभी नदियों, झीलों उपस्थित कुल मृदु जल की मात्रा को प्रदर्शित करता है। अगर पूरे विश्व को मान लीजिए 20 लीटर जल है, कितना जल है? 20 लीटर जल है, तो उसका 1/4 चम्मच का 1/4 भाग ही मृदु जल है, जिसे हम पी सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं? पी सकते हैं। अब आगे आइए, देखिए इस नक्शे में समझाया गया है। इस नक्शे में क्या क्या है समझाया गया। देखिए खारा पानी कितना है? 97%। कितना है बाबू रे? 97%। और ये जो 3% बच चुका है, ये कौन सा जल है? ये मृदु जल है। कौन सा जल है बाबू रे? मृदु जल है। अब आगे देखिए, इसमें कुछ लिखा हुआ है, आप हम लिखे हैं, नोट किए हैं, आप समझ लीजिए। ये जो 0.6% है ना, ये देखिए भूमिगत जल इसमें मिलता है, झीलों का जल मिलता है और नदियों का जल मिलता है। और इसमें जो 2%, 2.4% बच चुका है, ये जो जल होता है ये ग्लेशियर पे पाया जाता है, हिमालय पर पाया जाता है, बर्फ यानी पहाड़ों के रूप में पाया जाता है ये सब जल। समझे ना? अब आइए आगे देखते हैं, आगे नेक्स्ट पेज में क्या कहता है। नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं। अब इसमें देखिए, अब ये वाली बात आपको समझना है, ये सब बात क्या आपको समझना है। देखिए एक बार समझ लेते हैं इन सबको। समझे ना? देखिए आप कहता कि इन सबको एक क्रम में सजाइए। एक क्रम में क्या करिए? सजाइए। ये सब देखिए उल्टा लिखा हुआ, क्या लिखा है? उल्टा लिखा हुआ। इसको सीधा करना है। इसको क्या करना है? सीधा करना है। और इन सब का परिभाषा आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो, जब इसका पार्ट 2 आएगा, क्या आएगा? पार्ट 2 आएगा। इन सब का डिफिनीशन हमने PDF में नोट किए हैं, आपको हम दे देंगे, समझा देंगे, आपको बता देंगे, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। समझे? देखिए सबसे पहले होता है भूमिगत जल। क्या होता है? भूमिगत जल, जिसको भौम जल कहते हैं। क्या कहते हैं? भौम जल। यह जमीन के अंदर रहता है। जमीन के कहाँ रहता है बाबू रे? अंदर रहता है। इसको हम भूमिगत जल कहते हैं। यहाँ देखिए भौम जल, इसका क्या हो जाएगा? भौम जल। अब देखिए ये भौम जल सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होकर बाष्प के रूप में ऊपर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? ऊपर चले जाते हैं। और ऊपर जाके किसका निर्माण करते हैं? बादल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? बादल का निर्माण करते हैं। और फिर ये वर्षा के रूप में नीचे आते थे, इसे हम संघनन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? संघनन। 4 नंबर देखिए संघनन। और एक बात समझिए, बाष्पोत्सर्जन। ये बाष्पोत्सर्जन समझ लीजिए, वो बादल का निर्माण करता है, ये
बाद समझ गए कि ये जो वाष्प जल वाष्प बन के ऊपर जाता है तो किसका निर्माण करता है, बादल का। और जब बादल से बारिश की बूंदें धरती पे आती है तो उसी को हम संघनन कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं बाबू रे, संघनन कहते हैं। बादल बन गया वो भी समझ गए। अब बाष्पोत्सर्जन क्या होता है, देखिए पेड़ पौधा क्या करता है, जमीन के अंदर से जल को ग्रहण करता है, जमीन के अंदर से जल को ग्रहण करता है और अपने पत्तियों के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं सूर्य के प्रकाश में, समझे। तो ये सब भी ऊपर चल जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं बाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन। और फिर अंत में ये वर्षा होकर नीचे गिर जाते हैं, वर्षा होकर डॉट 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 करके नीचे गिर जाते हैं, ये बादल बरस जाते हैं और इसे को कहते हैं संघनन। क्या कहते हैं, संघनन, जो वर्षा होता है, समझे ना। अब आइए आगे देखते हैं, इस समय कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब आइए आगे देखते हैं, ये सब भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आइए आगे देखेंगे, आगे जो सब इंपॉर्टेंट होगा हम वो सब आपको समझाते जाएंगे। अब देखिए कहता है कि भूमिगत जल एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए पीने के लिए भूमिगत जो जल है ना वो एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह देखिए कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, यह चापाकल से प्राप्त हो जाता है, हैंडपंप से प्राप्त होता है, नलकूप से या बोरिंग मशीन लगाकर हम पानी को क्या करते हैं, निकालते हैं, समझे ना। अब आगे देखिए, अब आगे कुछ समझने वाले हैं भौम जल स्तर। क्या समझने हैं, भौम जल स्तर। ये जो वर्षा का जल होता है ना, यह पहाड़ों, चट्टानों, मिट्टियों में बहुत सारे रिक्त स्थान होते हैं, उसके नीचे से होके ये नीचे चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं, जो रिक्त स्थानों में भर जाते हैं, रिक्त स्थानों में क्या भर जाते हैं, भर जाते हैं, जिसे हम भौम जल स्तर कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बाबू रे, भौम जल स्तर कहते हैं। तो कहिएगा भौम जल स्तर की परिभाषा, मिट्टी के बीच सारे रिक्त स्थान पर जल भर जाता है और उसकी ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भौम जल। मिट्टी के ऊपरी परत जहाँ जल भर गया उसके ऊपरी परत जो होती है ना उसको हम कहते हैं भौम जल। क्या कहते हैं, भौम जल उसको कहते हैं। अगर आप इन सब का परिभाषा चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर 957639 957639 और 1415 पर व्हाट्सअप करें, आपको इन सब का PDF मिल जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप बस क्लास करते रहिए। अब आइए आगे देख लेते कि भौम जल यानी जल भर और भौम जल क्या होता है। तो आप इसके बारे में आप जान लेते हैं कि वर्षा जल नदी, तालाब, झीलों का मिट्टी से रिस कर भूमि के नीचे स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि के अंदर जल का रिसाव को अंतर अस्यंदन होता है। आइए देखते हैं कि जल भर और भौम जल क्या होता है। कहता है कि वर्षा जल का पानी नदियों, तालाबों, झीलों, मिट्टी का रिसकर भूमि के नीचे रिक्त स्थान होते हैं उसके दरारों के अंदर भर जाते हैं और भूमि के अंदर अस्यंदन होते हैं। क्या होते हैं, अस्यंदन। अतः इन प्रक्रियाओं को उपयोग किए जा चुके भौम जल की पुनःपूर्ति की जा सकती है। अब देखिए भौम जल स्तर के नीचे मृदा अथवा कठोर चट्टाने की परतें के बीच जल संचित हो जाता है। वहाँ मतलब खाली स्थान, रिक्त स्थान होता है, उसी में जल क्या होता है, संचित हो जाता है। इन भंडारों को जल भर कहते हैं, इन भंडारों को जल भर कहते हैं। इस जल को सामान्यतः नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। किसके द्वारा निकाला जाता है बापू रे, नलकूपों द्वारा निकाला जाता है। आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये भौम जल है। क्या है, भौम, यहाँ पे जल भर चुके हैं और ये मिट्टी के ऊपरी हिस्सा है, मिट्टी के क्या है, ऊपरी हिस्सा, इसके नीचे जल भर जाते हैं जिसे हम भौम जल स्तर कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, भौम जल। नीचे जल भर गया इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, भौम जल स्तर कहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। अब कहता है कि भौम जल स्तर का नीचे क्यों गिरना, मतलब कि भौम जल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे क्यों गिर रहा है। आपको पता होगा कि आज से 100 वर्ष पहले 40 से 50 फीट नीचे खुदाई करने पे, पाइप डालने पे हमें जल मिल जाता था। क्या मिल जाता था, जल। आज के समय में 70, 80, 90, कहीं कहीं तो 200 फीट तक नीचे पाइप को डालते तब जाके भौम जल यानी जल मिलता है और जल निकलता है। तो इसके नीचे गिरने का रीजन आप समझ लीजिए कि जनसंख्या का वृद्धि यानी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिस कारण जल स्तर नीचे गिरा। औद्योगिकरण यानी औद्योगिकरण, फैक्ट्री बैठे बहुत ज़्यादा, इसीलिए जल का स्तर नीचे गिरा। उसके बाद कृषि देखिए, वनारोपण आदि भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाले कारक हैं। साथ याद रखें कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन भी भौम जल स्तर को प्रभावित करने वाला एक क्या है, कारक है। अब देखिए सुनिए, अब आगे देखिए इस भौम जल स्तर के कुछ परिणाम देख लीजिए, समझे ना। कुछ परिणाम, इसको समझने वाली बात है कि जल संसाधन भूमि पर तालाब, नहर आदि से उपलब्ध, यानी तालाब से, नहर से और इस सब से क्या है, उपलब्ध है। भूमिगत जल उपलब्ध सतह से भौम जल की काफ़ी निकट है, भौम जल की क्या है, काफ़ी निकट है। और देखिए भूमिगत जल की उपलब्धता काफ़ी नीचे, यानी क्या है, काफ़ी नीचे है। नहरों, आहारों, तालाबों आदि की व्यवस्था बाढ़ के कारण छिन्न भिन्न हो गई। क्या हो गई, छिन्न भिन्न। जलकूपों से सिंचाई को निकालते हैं, पंप सेट का प्रयोग बढ़ा है। पंप सेट का क्या हुआ, प्रयोग बढ़ा है, जिससे पानी की क्या हो रही है, बर्बादी भी हो रही है। अब आइए आगे देखते हैं। आगे समझने वाली बात है कि कह रहा है कि
इस मानचित्र बिहार का मानचित्र है, इसमें अधिक वर्षा होने वाले क्षेत्रों को रंगीन कीजिए। चूंकि इसमें इतना छोटा सा तो है ही, आप रंगीन कैसे कीजिएगा? आप गूगल से कोई इमेज डाउनलोड करके वहाँ से आप रंगीन कर सकते हैं, समझे ना। आप समझ लीजिए कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो बिहार के सर्वाधिक वर्षा किशनगंज में होती है। कहाँ होती है? किशनगंज में। और इसके बाद मधेपुरा, मधुबनी, रोहतास जैसे जिलों में होती है, समझे ना। आप इतना बात समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, जल प्रबंधन करना हमारे लिए बहुत उपयोगी है। अगर हम जल प्रबंधन नहीं करेंगे तो आने वाले भविष्य के सभी हमारे पीढ़ी जो हैं वो जल के लिए तरसेंगे, जल के लिए क्या होंगे? तरसेंगे। अब देखिए, कह रहा है कि फसलों में अगर हम ड्रिप तंत्र से क्या करेंगे, फसलों को पानी देंगे तो पानी की बहुत बचत होगी। पानी की क्या होगी? बहुत बचत होगी। तो हमें हमेशा सिंचाई किस तरह से करनी चाहिए? ड्रिप तंत्र से। लेकिन लोग इसे अब पुराना मानते हैं, इसीलिए नहीं इससे करते हैं, बल्कि अब पंप सेट, हेड पंप, इन सब का ज़माना आ चुका है, आधुनिक उपकरणों का ज़माना आ चुका है। अब समझिए, यहाँ समझने वाली एक पॉइंट है कि किसान भी अपने खेतों की सिंचाई के लिए जल की मितव्ययता कर सकते हैं। इसके लिए उदाहरण के लिए हम ड्रिप तंत्र सिंचाई के लिए उपयोग में ला सकते हैं, लेकिन उपयोग में कोई नहीं लाता है। इसके अलावा नलकूपों को, पाइपों को खेतों में ले जाकर स्प्रिंकलर द्वारा सिंचाई करने से भी जल की खपत कम होगी। यानी नलकूपों से कर सकते हैं सिंचाई, या हम ड्रिप तंत्र से सिंचाई कर सकते हैं, तो हमें जल की क्या होगी? कम खपत। जल की क्या होगी बाबू रे? कम खपत होगी। अब आइए जंगल के बारे में जानते हैं। जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। जंगल को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? फेफड़ा। यानी वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। वन यानी जंगल के बिना भी जीवित नहीं रह सकते, क्योंकि हमें ये सब कुछ प्रदान करता है। हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है। हमें इसके अलावा देखिए CO2 को ये ग्रहण करता है, जो हमारे लिए हानिकारक गैस है। इसके अलावा ये हमें जलावन के लिए लकड़ी देते हैं। औषधीय के लिए क्या देते हैं? हमें औषधीय के लिए भी पौधे देते हैं। और रबर, गोंद, ये सब बनाने के लिए हमें क्या देते हैं? ये पौधे देते हैं। ये जानवरों के आश्रय स्थल होते हैं। आइए अब देखिए, जंगल में क्या क्या होता है। जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते हैं, जैसे बाघ रह गया, हिरन, बंदर, तरह तरह के कीट, पक्षी भी आदि जंगल में रहते हैं। और अब समझिए, कुछ पॉइंट समझने वाली बातें हैं कि जंगल में पाई जाने वाली वन्य संपदा और जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार इन्हें आरक्षित घोषित कर दिया। मतलब कि जीव जंतुओं को हत्या करना पाप है, मतलब कि हत्या नहीं कर सकते हैं, इसको आरक्षण मिला है जीव जंतुओं को। उदाहरण के लिए देखिए, पश्चिम चंपारण के जिले में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है एवं अभ्यारण्य भी है, जो बाघ टाइगर को संरक्षण देता है। किसको संरक्षण देता है बाबू रे? बाघ यानी टाइगर को संरक्षण देता है। वैशाली जिले के बिरेला अभ्यारण्य, मुंगेर जिले के भीमबंध अभ्यारण्य, गया में गौतम बुद्ध अभ्यारण्य और रोहतास जिले में कैमूर अभ्यारण्य बिहार के प्रमुख जंगल है। बिहार के प्रमुख क्या है? जंगल। इसके अलावा कई गाँव, कस्बे, शहर में छोटे छोटे जंगल है। कई गाँव, शहर में क्या है? छोटे छोटे जंगल भी हैं, समझे? कस्बे में जंगल भी हैं। अब आइए उदाहरण के लिए हम कुछ पॉइंट समझते हैं कि उदाहरण के लिए हिमालय के ऊंचे पहाड़ों पर हमें चीड़ और देवदार के वृक्ष मिलते हैं। चीड़ और किसके वृक्ष मिलते हैं? देवदार के वृक्ष मिलते हैं। परंतु उत्तरी बिहार के चंपारण क्षेत्र में प्रमुखतः चौड़े पत्ते वाले साल और सागवान जैसे पेड़ मिलते हैं। ये बात भी समझ गए। अब देखिए, गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले इलाकों में मौसम में सागवान पत्ते झरने वाले पेड़ या कम पानी होने पर भी हरे रह सकने वाले पलाश के पेड़ मिलते हैं। किसके पेड़ मिलते हैं? पलाश के पेड़ मिलते हैं। जंगल में जीव जंतु भी प्रायः उन वनस्पतियों पर क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। उन वनस्पतियों पर क्या रहते हैं बाबू रे? निर्भर रहते हैं। अब आइए आगे देखते हैं आगे क्या कहता है। आगे अब सुनिए, अब जंगल में पाए जाने वाले जंतु एवं पेड़ पौधे के नाम देखिए, शेर, बाघ, हिरन, गीदड़, बहुत सारे हैं। उन सब का लिख लीजिए। हाथी लिख दीजिए, जिराफ लिख दीजिएगा। आप पौधे के नाम आम, शीशम, जामुन, पीपल, आप बहुत सारे पौधे का नाम क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अब यहाँ समझिए, कुछ समझने वाला नाम है कि औषधीय पौधे। देखिए, अमलतास होता है, अर्जुन होता है, कचनार होता है, जामुन होता है, ये सब क्या औषधीय पौधे हैं। इसमें इसका फैक्ट समझने वाला बात यह है कि हम अमलतास का जो पौधा होता है ना, उसका पीला फूल पेट के दर्द में कच्चा फूल चबाया जाता है। कच्चा चबाइएगा ना तो पेट का दर्द क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पेट का दर्द क्या हो जाएगा बाबू रे? कम हो जाएगा। और एक पॉइंट समझने वाली बात आपको यहाँ मिलेगी कि अर्जुन का पेड़ जो होता है दिल की बीमारियों के लिए काम आता है। अर्जुन का पेड़ किसके लिए काम होता है? दिल की बीमारियों के लिए काम आता है। और कचनार के पेड़ जोड़ों के दर्द के लिए काम आता है। किसके लिए काम आता है? जोड़ों के दर्द के लिए काम आता है। ये सब बात आप समझते जा रहे हैं। अब आइए आगे देखते हैं आगे कौन सा बात समझने वाला है। ये सब बात कोई समझने वाला। पलाश के पौधे ये हैं। ये किसके पौधे हैं बाबू रे? पलाश के पौधे हैं। और यहाँ देखिए सागवान का वृक्ष एवं पत्ती हैं। किसका पत्ते हैं? ये देखिए सागवान का वृक्ष एवं पत्ता है। पत्ता है, वृक्ष है सागवान का, समझे ना। अब देखिए आगे,
अब ये पलाश की भी समझ गए। अब देखिए आगे देखने वाली बात है ये, और ये देखिए सेमल का पौधा ऐसा होता है। सेमल का पौधा आप देख लिए, ये सेमल का पौधा है। किसका पौधा है बाबू रे? सेमल का पौधा। इसकी भी जानकारी ले लिए। विशेष जानकारी आप घर पे पढ़ते रहिए, समझे ना। हम अगर पूरे लाइन बाय लाइन आपको पढ़कर बताएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, समझे ना। इसीलिए हम शॉर्टकट में चलते हैं। अब देखिए वन में खाद्य श्रृंखला, वन में क्या हुआ? खाद्य श्रृंखला। इसको समझने से पहले हम कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। मांसाहारी जंतु किसे कहते हैं? जो मांस मछलियों को खाता है, जो दूसरे जीवों को मारकर खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? मांसाहारी कहते हैं। शाकाहारी जो पेड़ पौधे के फल एवं उसे उपजने वाले अनाज को खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शाकाहारी। अब सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है, मांस को भी खाता है, जीव जंतु को खाता है, और उसके बाद फल एवं इसे उपजने वाले अनाज को भी खाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वाहारी। मांसाहारी में शेर आ जाएगा, बाघ आ जाएगा। शाकाहारी में गाय आ जाएगा, बकरी आ जाएगी। सर्वाहारी मानव आ जाएगा, तिलचट्टा आ जाएगा, समझे ना। अब समझते हैं कि खाद्य श्रृंखला क्या है। ये समझने वाली है खाद्य श्रृंखला क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो होते हैं छोटे छोटे, ये पत्ते होते हैं, छोटे छोटे कीट पत्ते होते हैं, इसको कीट कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटे छोटे जो ये पेड़ पौधे होते हैं, छोटे छोटे सांप झाड़ी टाइप के होते हैं, समझे। उसको क्या कहते हैं? उसको कीट खाते हैं। कीट को कौन खाते हैं? मेढक। मेढक को कौन खाते हैं? सांप। सांप को कौन खाते हैं? गरुड़ खाते हैं। इसे ही हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। देखिए घास को कौन खाएगा? कीट। कीट को कौन खाएगा? मेढक। मेढक को कौन खाएगा? सांप। सांप को कौन खाएगा? गरुड़। गरुड़ को फिर घास को कौन खाता है? हिरण। हिरण को क्या कहता है? भाग। ये भी एगो क्या है? खाद्य श्रृंखला। और ये भी क्या है? एगो खाद्य श्रृंखला। आप इतना बात समझ गए। अब आइए आगे देखते हैं। तो इसी क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। इसी क्रम को क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। वन में अनेक खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, परस्पर संबंध बनाते हैं, सब मिलकर खाद्य श्रृंखला के रूप में रहते हैं। खाद्य श्रृंखला के रूप में रहते हैं। अब आइए कुछ और पॉइंट समझते हैं। कहता कि आप जंगलों में सघन या आम लीची के बगीचों में ढेर सारी सूखी पत्तियों को जमीन पर परत के रूप में देखते होंगे। इन छोटे छोटे जीव देखे जाते हैं। इन पत्तियों के घास फूस को सराकर ह्यूमस बनाते हैं। देखिए आप जंगल जाइएगा तो पत्ते तो गिरते रहेंगे, उन सबको गलाकर सराकर क्या बनाते हैं? ह्यूमस। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या बनाते हैं? ह्यूमस बनाते हैं। कुछ जीव इतने छोटे होते हैं जिन्हें हम लेंस या माइक्रोस्कोप की सहायता से देख पाते हैं, उसे हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। मतलब अर्थात आप समझिए ऐसा जीव जिन्हें हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। इसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की सहायता लेना पड़ता है या लेंस की सहायता लेना पड़ता है। ये सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। सूखी पत्तियों के नीचे ह्यूमस की परत देखी जाती है। मरे हुए जीव जंतु अपघटित होकर ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। मरे हुए जीव जंतु अपघटित होकर किस में परिवर्तित हो जाते हैं? ह्यूमस में परिवर्तित हो जाते हैं। अंततः पौधों के पोषण में सहायक होते हैं। ये खाद्य श्रृंखला भी पूरी होती है। पोषण का चक्र भी चलता है। पोषण का क्या चलता है बाबू रे? चक्र भी चलता है। एक बात और आप समझ लीजिए कि पेड़ पौधा जो होता है ना, हमको ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को जीव जंतु और मानव क्या करता है? ग्रहण करता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो क्या करता है? पेड़ पौधा ग्रहण करता है। इसी तरह से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं वनों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन वायुमंडल में बना रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, समझे ना। अब देखिए आगे समझने वाली बात क्या है। भौमजल वन में वृक्षों की पत्तियों तथा लता एवं वितानों के होकर फुहार से भौमजल में पृथ्वी पर आता है। ये अंतःस्रावित होकर भौमजल की पुनः वृद्धि होती है। वन भूभाग अपरदन को रोकता है। वन भूभाग क्या करता है? अपरदन को रोकता है। मतलब कि अपरदन मतलब ये हुआ कि मिट्टी का एक भाग कट के दूसरी जगह चला जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? अपरदन। लेकिन पेड़ पौधा जब होते हैं तो वो मिट्टी को पकड़ लेते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं बाबू रे? मिट्टी को पकड़ लेते हैं, समझे ना। अब देखिए उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। नदियों को जल की आपूर्ति होती है तथा बाढ़ से हमारी रक्षा भी होती है। बाढ़ आती तो हमारी रक्षा भी करती है। जनसंख्या दबाव के कारण खेती कारखाने आबादी के बसने के लिए वनों को जिस प्रकार तेजी से काटा जा रहा है, इससे मानव सभ्यता एवं अन्य जीवों का अस्तित्व के लिए खतरा है उत्पन्न हो गया है। यह सोचिए कि विषय बहुत सारे जीव जंतु वन लुप्त हो रहे हैं। हम क्या करें? हमें ऐसा कोई काम करना होगा जिससे ये जो जीव जंतु लुप्त हो रहे हैं ये आए। इसके लिए हमें पेड़ पौधा अधिक से अधिक लगाना होगा। जीव जंतुओं की हत्या पर रोक लगाना होगा। क्या लगाना होगा बाबू रे? रोक लगाना होगा, समझे ना। अब आइए इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्या करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर? उससे पहले हमने सीखा, इसका पढ़ लेते। क्या पढ़ लेते हैं? हमने सीखा। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये सब आप याद रखिएगा। क्या रखिएगा बाबू रे? याद रखिएगा, समझे ना। अब देखिए इसको क्या रखिएगा? याद रखिएगा। सुनिए, कहता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल के बिना जीवन संभव नहीं। जल की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस, यानी बर्फ, जल और वाष्प। इसी को कह सकते हैं ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और क्या कह सकते हैं बाबू रे? गैस कह सकते हैं। अब आइए आगे देखते हैं।
कहता जल द्वारा जल चक्र द्वारा जल की आपूर्ति बनी रहती है, फिर उपयोग के लिए जल की कमी है, फिर भी जल के लिए क्या है कमी। उद्योगों की तेजी से बढ़ती जनसंख्या, सिंचाई की बढ़ती आवश्यकता और प्रबंधन जल की कमी का मुख्य कारण है। सब पीछे पड़ चुके हैं। समय की मांग है कि हम जल का उपयोग मितव्ययता पूर्वक करें, सोच समझ करें, जितना जरूरी हो उतना करें। वनों से हमें अनेक प्रकार के उत्पाद मिलते हैं, अभी चैप्टर में पढ़ेंगे कौन कौन से मिलते हैं। देखिए वनों में वनस्पतियों के विभिन्न परतें जंतुओं, पक्षियों एवं जीवन के लिए भोजन, आश्रय प्रदान करते हैं। वनों के विभिन्न घटक दूसरे पर निर्भर हैं। अब देखिए आगे देखते हैं। वन में मृदा, जल, वायु और सजीव के बीच परस्पर एक दूसरे से क्रिया करके संबंध बनाए रखती है। वन मृदा अपरदन को रोकती है, मृदा के कटाव को रोकती है। मृदा के कटाव को क्या करती है? रोकती है। वृक्ष वनों की वृद्धि में करने से पुनर्जागरण में सहायक होते हैं। क्या होती है बाबू रे? सहायक। अब इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए हमें पार्ट 2 देखना होगा। क्या देखना होगा? पार्ट 2। चूँकि यह वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक चैप्टर का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।